एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू न्यू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 6 दैट इज इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। और आज हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में। पिछले सेशन में हमने डिस्कस की थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो इसको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करती रहती हूँ। ठीक है, जितने भी सेशंस हुए हैं सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में और जाना था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी का एवोल्यूशन इंडिया में किस तरीके से हुआ। राइट, सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई हमारी 1948 में, देन उसके बाद आई 1956 में, उसके बाद 1980 और फाइनली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को इम्प्लीमेंट किया गया। राइट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में। तो ये मैंने आपको बताया ही था कि हमारी जो कंट्री थी वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ वर्क कर रही थी। राइट, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को बहुत ज्यादा फॉलो करती थी, ट्रेड को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती थी। इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया ताकि जितने भी बैरियर्स हैं उनको रिमूव किया जा सके और ट्रेड को ईजिली फ्लो करवाया जा सके। ठीक है, जब ट्रेड इजिली फ्लो होना शुरू हो गया तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात कही गई है ना। जब इजिली हम ट्रेड कर पा रहे तो इसका मतलब ये भी है कि हम दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में भी आके इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या हुआ, जो भी हमारे वेस्टर्न नेशंस थे वो इंडिया को फॉरेन एड प्रोवाइड करने लग गए थे, फॉरेन असिस्टेंस दे रहे थे या हेल्प दे रहे थे। ठीक है, एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल, क्योंकि इंडिया की गुडविल अच्छी बन गई थी तो इसलिए इंडिया को फॉरेन एड प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन ये जो एड होती है, ये असिस्टेंस है, हेल्प है, ये एक लिमिट तक ही कोई आपको प्रोवाइड करता है। राइट, जब तक इंडिया को ये फॉरेन एड या असिस्टेंस कह लें या हेल्प कह लें ये मिल रही थी तब तक तो सब सही था। लेकिन जब ये एड मिलना कम हो गई तो इंडिया बहुत ही प्रॉब्लम में आ गई थे। राइट, तो वहां पे इंडिया के पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि इंडिया बोरो कर ले, और आपको पता ही है अगर हम कोई चीज बोरो करते हैं तो हमें उसके लिए इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो एक चॉइस तो ये थी कि बोरो करो और उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करो। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन जो इंडिया के पास अवेलेबल था वो था इनवाइटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन देयर कंट्री। अब ये बहुत ही सीधी सी बात है कि अगर कोई भी कंट्री आपकी कंट्री में आकर अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसका भी कुछ अपना मोटिव होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर हमको जरूरत है, हमने किसी कंट्री से कहा कि आप हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करिए तो वो कर लेगी, नहीं, उनका भी कुछ अपना बेनिफिट होगा उसके पीछे, तभी वो इन्वेस्टमेंट करेगी। राइट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्री में इन्वाइट करिए और जो भी प्रॉफिट्स आपके बनते हैं आपको उसे म्यूचुअली शेयर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिया के पास दो चॉइस थी, या तो आप बोरो करो और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करो, या फिर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्री में इनवाइट करो। ठीक है, तो इंडिया opted for borrowing in the past and is still paying back the loans it took and the unbearable burden of interest the loans carried. As the thing stand today, for at least next 10 to 15 years, India will continue to repay its monetary liability and interest thereof. To do so, the country has to generate surpluses on the capital account. यहाँ पे इंडिया के पास दो चॉइस थी, या तो वो बोरो कर ले और या तो फिर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्री में इनवाइट कर ले। तो यहाँ पे इंडिया ने बोरो का ऑप्शन ऑप्ट किया और आज भी इंडिया अपने लोन्स को रीपे कर रहा है। राइट, लेकिन एक बात आप खुद सोचिए कि अगर इंडिया ने बोरो का ऑप्शन चुना है, ठीक है, उन्होंने बोरो किया तो उसके लिए उनको इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली पे करना पड़ेगा। राइट,
तो ये इंटरेस्ट कहाँ से पे करेंगे? जब तक आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं तो आप आगे कैसे रीपे करेंगे? जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इंडिया वर्ल्ड बैंक से बहुत लोन लेता है, ठीक। अब इंडिया अगर वर्ल्ड बैंक से लोन लेता रहे तो इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट कहाँ से पे करेगा जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री में इनवाइट नहीं करेगा, राइट। अगर यहाँ पे हम पूरा सिनेरियो समझें तो इंडिया ने यहाँ पे बोरो किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, लेकिन इंटरेस्ट कैसे पे होगा? जब तक आपके कैपिटल अकाउंट में सरप्लस नहीं होगा तब तक आप उसको लोन के अमाउंट को आप रीपे नहीं कर पाएंगे। और ये सरप्लस कैसे होएगा आपका कैपिटल अकाउंट? जब तक आपकी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं ये चॉइस नहीं थी, ये कंपलसरी था कि इंडिया को ये दोनों ही चीजों को ऑप्ट करना पड़ा होगा आगे जाके, राइट। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया ने बोरो करा था, राइट। अब देख लेते हैं कि बोरो करने के क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, क्योंकि इंडिया ने अगर बोरो किया था कुछ उस समय सोच समझ के ही किया गया होगा, ये डिसीजन लिया गया होगा। तो देख लेते हैं। द गुड पॉइंट अबाउट बोरोइंग इज दैट द रिटर्न्स टू बी मेड ऑन द अमाउंट बोरोड आर नोन। अ कंट्री रेजेस डेट like a corporate body at an agreed interest rate. Hence, the outflow in the form of interest on the loan amounts are known. Since the liabilities are given, it provides a shield to the borrowing country from the excessive exploitation by lending country or institution. यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेसिकली कि अगर हम कोई भी कंट्री या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मनी बोरो करते हैं तो हमें वहाँ पे उसका अमाउंट एग्जैक्टली पता होता है। वो तो बहुत ही सीधी सी बात है, अगर आप बैंक से भी कोई लोन लेते हैं तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता होता है कि आपको कितना लोन रीपे करना है, किस इंटरेस्ट रेट पे करना है, सब कुछ आपको हर एक चीज की पूरी नॉलेज होती है, राइट। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि बोरोइंग का ये बेनिफिट होता है, ये तो हमको ही पता है, राइट। However, the demerit of borrowing is that it is after all a debt and must be returned along with the interest. The lender has no responsibility towards how the loan is used, wisely or thoughtlessly, प्रोडक्टिवली और अनप्रोडक्टिवली। जो भी अमाउंट बोरो किया गया है वो आफ्टर ऑल क्या है, एक डेट है, और जो डेट होती है उसके साथ इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ होता है, राइट। अब नेक्स्ट इसकी डीमेरिट क्या है कि जिसने भी आपको ये लोन प्रोवाइड किया है, चाहे वो कोई कंट्री हो चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उनको ये नहीं पता होता है कि आप उस लोन अमाउंट को किस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है। वाइजली यूज कर रहे हैं कि थॉटलेसली यूज कर रहे हैं, कहीं प्रोडक्टिव जगह पे लगा रहे हैं कि अनप्रोडक्टिवली उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इफ द लोन अमाउंट इज यूज प्रोडक्टिवली and the productivity of the borrowed capital goes beyond the rate of interest, it is certainly wise to borrow. However, if the interest paid itself exceeds the productivity of the capital employed, it obviously becomes difficult to repay the डेट। तो यहाँ पे बहुत ही कॉमन सी और सीधी सी बात ये कही गई है कि जो भी आपका लोन अमाउंट है, अगर आप उसको ढंग से यूज करते हैं, प्रोडक्टिवली यूज करते हैं, तो आप उसको आगे इजीली रीपे कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको प्रोडक्टिवली यूज नहीं किया तो आपको ये डेट पे करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, लेट्स से कि इंडिया किसी फॉरेन कंट्री से एक मशीनरी परचेज करता है अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक। और इस मशीनरी को लोन पे परचेज किया जाता है, ठीक है। अब अगर इंडिया ने इस मशीनरी को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया, इसकी कैपेसिटी को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया, तो इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, और जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाएगा तो इंडिया जो भी लोन अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट उसको इजीली पे नहीं कर पाएगा, राइट। क्योंकि हमने ये मशीनरी किस लिए परचेज करी थी, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और जब आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी इसका मतलब आपने सेल्स भी ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाए, और जब आप अपनी सेल्स को ज़्यादा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने लोन अमाउंट को भी नहीं पे कर पाएंगे प्रॉपर्ली। लेकिन अगर आप इस मशीनरी को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेते हैं, इसकी कैपेसिटी को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर ले जाते हैं, तो आप इजीली अपने लोन अमाउंट को आगे पे कर पाएंगे, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, नो लायबिलिटी फॉर द रिसीविंग कंट्री। अब देखिए, जब भी कोई फॉरेन कंट्री या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी कंट्री में, तो जो भी कंट्री फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव कर रही होती है उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो भी फॉरेन कंट्री आपकी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है उसका भी कुछ अपना बेनिफिट है ना। तो अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि
म्यूचुअल प्रॉफिट अरेंजमेंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना, कुछ आपका बेनिफिट हो कुछ हमारा बेनिफिट हो और उसको हम इजीली शेयर कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही हो गया कि यहाँ पे कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है जो भी कंट्री फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रिसीव कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन इंडिया द रिस्क फैक्टर मे बी लोअर देन दैट इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। अगर यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करी जाए तो जो भी कंट्री इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है तो जो रिस्क फैक्टर है इंडिया में वो कम है इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, क्योंकि इंडिया भी क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है ना, ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं, लगभग हर प्रोडक्ट की काफी ज्यादा डिमांड है और एक आप फेयर प्राइस पे अगर प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो ईजिली मार्केट कैप्चर भी कर सकता है। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर कम है इन कंपैरिजन टू आपकी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज या फिर आपकी जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग इन नॉट ओनली द कैपिटल एंड न्यू टेक्नोलॉजीज बट ऑल्सो अशर इन अ न्यू मैनेजमेंट कल्चर इनटू द डेवलपिंग कंट्री। देखिए, जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री में आता है तो वो कैपिटल तो ऑब्वियसली लेके आता है, साथ ही न्यू टेक्नोलॉजीज भी आपकी कंट्री में आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी मैनेजमेंट कल्चर है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर इंडिया में कोई कंट्री आके फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है, लेट्स से कोई इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करती है, तो वहाँ पे जो उनका वर्किंग कल्चर होगा, किस तरह से वो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट किस तरह से वर्क कर रहा है और किस तरह से टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है, ये सब भी हम कहीं ना कहीं सीखते हैं ना। तो ये डेवलपिंग कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनकी कंट्री में आता है तो कैपिटल और टेक्नोलॉजीज तो लेके ही आता है, साथ ही साथ उनका जो वर्किंग कल्चर है, उनका जो मैनेजमेंट कल्चर है, इसको भी सीखने का मौका मिलता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज फर्दर एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड क्रिएट बल्क एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये एग्जाम्पल हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर इंडिया में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है, कोई इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी लोगों को हायर किया जाएगा वो इंडिया के ही होंगे। तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही बढ़ेंगी और जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, राइट। सो आई होप एडवांटेजेस क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेसिव आउटफ्लो ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। देखिए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का है वो यही है कि जो भी कंट्री आपकी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करती है वो आपके कंट्री के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है, राइट। और इन रिसोर्सेज को जो ओवर यूटिलाइज कर लिया जाता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि अभी हमने बात करी कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो दोनों ही कंट्री के बेनिफिट के लिए किया जाता है, राइट। तो वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होता है, वो हमारे प्रॉफिट्स को यूटिलाइज करने के चक्कर में या फिर हम कह सकते हैं प्रॉफिट चक्कर में हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूटिलाइजेशन कर जाते हैं, जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, with developing countries like India offering excellent market for goods and services, the economy of such countries may be exploited excessively। तो ये अभी हमने डिस्कस भी किया था कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडिया अभी ग्रोइंग स्टेज में है, डेवलपिंग स्टेज में है ना। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अगर कोई भी कंट्री फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है तो वो हद से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें चाइना का, तो चाइना ने भी इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है। अगर मैं टॉय मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे इंडिया में मैक्सिमम टॉय मार्केट को कैप्चर कर रखा था चाइना ने, राइट। अभी दिवाली भी आ रही है, आपको पता है कि जो लाइटिंग्स होती हैं वो भी चाइना से ही आती थी, लेकिन इस बार क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है, तो इस बार हमको नहीं लगता है कि चाइनीज प्रोडक्ट हमको मार्केट में देखने को मिलेंगे। हो सकता है थोड़े बहुत देखने को मिले, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि
इंडिया सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश कर रहा है, मोदी जी भी बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो हो सकता है आपको इस बार दिवाली पे भी जो प्रोडक्ट्स दिखे वो सारे इंडियन प्रोडक्ट्स हो, चाइनीज प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि चाइना ने हमारी मार्केट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रखा था। एक न्यूज़ चैनल में मैंने देखा था कि उसमें बता रहे थे कि चाइना ने 80 to 90% हमारी टॉय मार्केट को कैप्चर कर रखा था। अब आप सोचिए किस हद तक एक्सप्लॉइट किया और हमारे जो डोमेस्टिक मार्केटर थे उनको कितना ज़्यादा लॉस हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, there is also a threat of adverse impact on homegrown enterprises, particularly in countries like India। तो ये भी मैंने आपको बताया ही कि चाइना ने जब मार्केट को कैप्चर कर लिया तो जो हमारे डोमेस्टिक मार्केटर्स थे उनको कितना ज्यादा नुकसान हुआ था ना, है ना। लास्ट पॉइंट है, also in many instances the foreign investment may not happen in the best interest of the host country. As a rule, the investment decision by the MNCs are clearly on profitability basis, and these over a period may prove detrimental to the best interest of a country। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि होस्ट कंट्री के इंटरेस्ट की हो सकता है यहाँ पे बात कही ही ना जा रही हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी जिस भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो जो कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रही है उसका तो ऑब्वियसली बेनिफिट यहाँ पे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन हो सकता है उसने होस्ट कंट्री को बताया हो कि आपको भी बेनिफिट होगा, आपके प्रॉफिट की भी बात करी जाएगी, आपकी भी कंट्री ग्रो करेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है उल्टा ही हो जाता है। वो क्या करती है, हमारी जो कंट्री के रिसोर्सेज उसको एक्सप्लॉइट करके चली जाती है, हमारी मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर कर लेती है, जो हमारे डोमेस्टिक मार्केटर्स हैं वो लॉस में आ जाते हैं, ठीक है। तो इन ऑल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी हमारी होम कंट्री होती है या जो कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रही है वो तो अपने प्रॉफिट की ही बात करती है, लेकिन जो होस्ट कंट्री है उसका जो इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं हो सकता है वो चीजें लैक कर जाए, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, एडवांटेजेस भी समझ में आ गए होंगे और डिसएडवांटेजेस भी क्लियर हो गए होंगे। ये ऑलरेडी हमने IBO 1 में आई गेस यूनिट 6 में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही थी क्योंकि चैप्टर से लिंक था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको दोबारा कवर कर लिया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डिस्कस कर लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया। तो अभी तक तो हम FDI की बात कर रहे थे कि FDI किस तरह से आया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इंडिया में क्या रही, ठीक। इन द वेक ऑफ 1991 न्यूली क्रिएटेड लिबरल एनवायरनमेंट फॉर फ्री इकोनॉमी, foreign investment norms were also greatly relaxed. An open foreign direct investment policy was announced in July 1991. The policy allowed automatic approval by the RBI for projects having foreign equity participation up to 51% of equity in 35 high priority industry sectors. For other foreign investment proposals, permission was granted on a case by case basis by the FIPB or SIA in not more than 4-week time. The liberal policy also offered automatic permission for foreign technology agreements in high priority इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के आने के बाद से ही इंडिया में काफ़ी चेंज देखा गया था, है ना। ये हमने डिस्कस भी किया था कि ट्रेड इजीली फ्लो किया जा सकता था, MRTP के रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था, जो भी लाइसेंसिंग की बात होती थी उसको भी रिमूव कर दिया गया था। कुछ एक्सेप्शनल इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है, जैसे जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कंट्री के। उसके अलावा जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज थी उसके लिए लाइसेंसिंग का प्रोसीजर को हटा दिया गया था, है ना। तो इन ऑल कह सकते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कही गई है हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में। तो उसी टाइम पे जुलाई 1991 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की भी बात कही गई थी, ठीक है। अब इस पॉलिसी में क्या बोला गया कि ऑटोमेटिक रूट से फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अप टू 51% ऑफ इक्विटी 35 प्रायोरिटी इंडस्ट्री सेक्टर्स में। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट से जो आ सकता है और एक होता है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक रूट की बात करूँ तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि आप इजीली फॉरेन इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री में ला सकते हैं बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के। लेकिन जो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल आता है उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट पहले देखेगी कैसा इन्वेस्टमेंट है, इसकी ज़रूरत है कि नहीं, फिर उसके हिसाब से उस इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल देती है, ठीक है।
अगर आप में से किसी ने अब ये सुना भी होगा कि जब से इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ गई है तब से गवर्नमेंट ने ये ऑटोमेटिक रूट को फॉर द टाइम बिंग बंद कर रखा है। ठीक है, अभी सिर्फ गवर्नमेंट रूट ही चल रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि क्या क्या सिचुएशंस हुई हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस समय ऑटोमेटिक रूट को बंद कर दिया है। जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा वो गवर्नमेंट के थ्रू होके ही कंट्री में आ सकता है अब। ठीक है, और जो भी इन्वेस्टमेंट अगर हमारा 51% से कम का होता है तो उसके लिए जो भी परमिशन मिलेगी उसका क्राइटेरिया अलग रहता है। ठीक है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, कह सकते हैं केस बाय केस बेसिस पे देखा जाता है किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कि नहीं, और भी अदर फैक्टर्स है जिनको कंसिडर किया जाता है और उसके बाद उसमें परमिशन ग्रांट करी जाती है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं रिफॉर्म्स टू बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला पॉइंट इसमें है अमेंडमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था जिसको फेरा कहा जाता था, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे और बाद में इसको रिप्लेस ही कर दिया गया था फेमा से। ठीक है, जो कि अब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये क्या करता था, सिर्फ चीजों को रेगुलेट करता था और बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं रिजिड था ये एक्ट। तो इसीलिए इसको पहली तो बात है इसको अमेंड किया गया और बाद में इसको क्या कर दिया गया, रिप्लेस ही कर दिया गया थ्रू फेमा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रिड्यूस्ड लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो ये मैंने आपको बताया ही था कल, राइट। फिर है डाइल्यूशन ऑफ MRTP एक्ट। अब ये जो हमारा MRTP एक्ट था, दैट इज योर मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसको भी क्या कर दिया गया था, डाइल्यूट कर दिया गया था। और उसकी भी क्या वजह थी कि ये जो एक्ट था आपका ना, ये बहुत ज्यादा रिजिड था। ठीक है, अच्छे से वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और कह सकते हैं ये ऐसा पहला एक्ट था जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए बनाया गया था, लेकिन ये इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं था, इसलिए इसको रिमूव कर दिया गया था। कंपटीशन कह सकते हैं कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था कंट्री में, तो ये फेस नहीं कर पा रहा था। इसको हटा के इसको रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट 2002 को लाया गया। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को भी हटा दिया गया और फेमा को इंट्रोड्यूस किया गया है और MRTP एक्ट भी अब हट चुका है, जिसकी जगह अब कंपटीशन एक्ट 2002 आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। तो ये पॉइंट भी हमने कल डिस्कस किया था कि जो भी गवर्नमेंट के अंदर या जो भी पब्लिक सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज आ रही थी, जो पब्लिक सेक्टर की पावर्स थी उनको डाइल्यूट कर दिया गया था और कुछ इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर से ले लिया गया था, प्राइवेट को दे दिया गया था, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज। देखिए पहले क्या होता था, जो भी ट्रेड होता था वो डॉलर्स को लेके ही होता था। ठीक है, अगर आपको कोई भी गुड्स को परचेज करना है, कुछ भी सेल करना है, तो वो आप डॉलर्स के कॉन्टेक्स्ट में ही कर सकते थे। ठीक है, आप रुपीज को मार्केट में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, पहले ऐसा सीन था। लेकिन जब से हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, उसके बाद से इंडियन रुपीज को भी हम इजिली मार्केट में कन्वर्ट करवा सकते थे, दूसरी करेंसी से उसे एक्सचेंज कर सकते थे। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ओपनिंग अप ऑफ द कैपिटल मार्केट टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। सो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ FIPB। The 1991 industrial policy and subsequent reforms of foreign investment made it imperative to restructure Foreign Investment Promotion Board. Government also directed all agencies involved in foreign investment to streamline procedures. It was yet another positive effort in the direction of augmenting foreign direct investment. तो देखिए जो हमारी FIPB है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इसको इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था ताकि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है ऑटोमेटिक रूट के अलावा उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सके। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की बात कही गई थी, हालांकि अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, The restructuring of FIPB led to formation of a new Foreign Investment Promotion Council. It was assigned the task of formulating policy guidelines and working out an approach to attract more FDI into the country. The council members are mostly drawn from the professionals in the corporate sector. So in all, foreign investment policy में FIPB की स्ट्रक्चरिंग की बात कही गई थी। ठीक है, बेसिकली क्या होता था, FIPB के अंदर
जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट 3000 करोड़ के ऊपर होता था वहां पे गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसीजर था वो काफी बड़ा होता जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्लियरेंस होती थी वो बहुत लेट मिलती थी, इसीलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल से। ठीक है, और इसको अबॉलिश करने की बात कही थी हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर लेट श्री अरुण जेटली जी ने। ठीक है, इन्होंने लोकसभा में ये जब बजट सुनाया था तो वहां पे ये अनाउंस किया था कि FIPB को अब अबॉलिश कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं रीसेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, सेवरल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to enhance the flow of FDI into the country. A foreign investment implementation authority has been established within the Ministry of Industry in order to ensure that approvals for foreign investments are quickly translated into actual projects. The approval time has been reduced to 30 days in case of FIPB क्लियरेंस। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव्स लिए FDI को कंट्री में लाने के लिए, FDI को इंडिया में बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, और इसीलिए स्टैब्लिश किया गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो क्लियरेंस है वो जल्दी से जल्दी की जा सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट किया जा सके। और FIPB की जो क्लियरेंस में बहुत ज्यादा टाइम लगता था उसको रिड्यूस करके 30 डेज कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन कंपनीज हैव बीन अलाउड टू एक्सेस द ADR and GDR markets through an automatic route without the prior approval of the Ministry of Finance, subject to specified norms and post-issue reporting requirement. Such issues would need to conform to TILE's existing FDI policy and permissible only in areas where FDI is permissible. तो इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो भी हमारी इंडियन कंपनीज थी उनको ये एक्सेस था कि वो ADRs और GDRs की मार्केट में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एंट्री ले सकती हैं, लेकिन जब हमारी न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई तो उसमें इस चीज को लेके रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि जो भी हमारी एग्जिस्टिंग FDI पॉलिसी है हमें उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है, और वहीं पे ये चीजें परमिसिबल होंगी जहां पे हमारा FDI परमिसिबल है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है, एन इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट दैट इज IRDA 1999 हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट. It seeks to promote private sector participation in the insurance sector. Foreign equity stake in the domestic private insurance companies has been permitted up to a maximum of 26% of the total paid up capital. तो इसी टाइम पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट को भी पास किया गया था 1999 में पार्लियामेंट द्वारा, और इसको बेसिकली इसीलिए पास किया गया था कि यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके इंश्योरेंस सेक्टर का भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अ मेजर डिसीजन टू प्लेस all items under the automatic route for FDI, NRI और OCB investment except for a small negative list. यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि जितने भी आइटम्स की ट्रेडिंग हो रही है वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू की जा सकती है, चाहे वो FDI के थ्रू हो, NRI के थ्रू हो या OCB इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो, लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि नेगेटिवली लिस्टेड हैं, उनकी ट्रेडिंग इस तरह से पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी हैं उनको ऑटोमेटिक रूट से ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑटोमेटिक रूट वुड बी अवेलेबल टू ऑल फॉरेन एंड NRI इन्वेस्टर्स with a facility to bring in 100% FDI, NRI or OCB investment subject to sectoral policies and sectoral caps. All proposals for the investment in public sectors units and EOUs, EPZ, EHTPs and STP units would qualify for automatic approval. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर NRI इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और 100% FDI की बात यहाँ पे कही गई थी। साथ में जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं या हमारे EOUs हैं, EPZs हैं, इनको भी ऑटोमेटिक रूट का अप्रूवल दे दिया गया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
नेक्स्ट है एन इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इश्यूज आए एफडीआई को लेके। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, अ पॉलिसी में बी इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इट अपीयर्स दैट ऑन दिस काउंट foreign investors have some reservations. This means that the ground rules are required to be clearly laid out. तो एफडीआई इनफ्लो में सबसे बड़ा इशू यही आया कि जो हमारी पॉलिसी थी उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ठीक है, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स थे हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जिनके पास कुछ रिजर्वेशन थे और वो उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते थे, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सही नहीं है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि जो भी हमारे ग्राउंड रूल्स थे उनको क्लियरली लेड आउट करना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ऑब्स्टिकल था एफडीआई इनफ्लोज का, यह कह सकते हैं एक मेजर इशू आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टेबिलिटी इज अनदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन एनी पॉलिसी अप्रेजल unless the corporate body is sure that the present policy will continue for some time, it is not in a position to take a decision. अब देखिए, कोई भी पॉलिसी को अगर फ्रेम किया जाता है तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी का तो ध्यान रखा ही जाता है, साथ के साथ स्टेबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है ना, कि वो पॉलिसी कब तक रहेगी। जब तक अगर हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, अगर हम कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उस पॉलिसी में चेंजेस आ जाएंगे। जैसे अगर कंट्री की ही बात करें, ठीक है, अगर कंट्री में इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस आ जाते तो जो भी बिजनेस फर्म है वो प्रॉपर्ली डिसीजन नहीं ले पाएगी, राइट। तो जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी थी उसमें भी स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जो भी बिजनेस फर्म है अगर उसको अपने ट्रेड से रिलेटेड, अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन तभी ले पाएगी जब पॉलिसी में प्रॉपर स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, another issue that is of considerable importance is the incremental character and unplanned manner of policy making. Such ad hoc ways should be avoided at any cost. Policy relating to foreign investment in power sector is a classical case where policies and procedures have been in a state of flux for a long time. So is the case of telecommunication sector. जो भी फॉरेन पॉलिसी उस टाइम पे सेट करी गई थी उसका ना ही एक कोई सेट प्रोसीजर था, ना ही वो एक सिस्टमैटिक वे से चल रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पावर सेक्टर थे या हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी आप पॉलिसी को फ्रेम करते हैं, अगर वो एक सिस्टमैटिक वे में नहीं चलती, एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं होता उसका, तो आगे आपको काम करने में भी दिक्कत होती है, साथ के साथ जो आपकी कॉस्ट होती है ना वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है, राइट। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ एक प्लान्ड तरीके से करेंगे तो वो काम ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा, कम टाइम में भी होगा और कम कॉस्ट भी लगेगी। लेकिन अगर कोई काम आप अनप्लान्ड तरीके से कर रहे हैं, जो पॉलिसी आपने फ्रेम करी वो अनप्लान्ड मैनर की है, प्रॉपरली फ्रेम नहीं करी गई, तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, आपका जो वर्क है वो भी इतना इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है, while foreign investment in consumer goods sector has to be allowed to make the package more attractive for the foreign investors, this should be like the butter applied on the bread to make it more palatable. But this is in excess, then the gains already made by the domestic firms in particular and India in general may be lost. देखिए, उस टाइम पे क्या हुआ था, जो हमारे कंज्यूमर गुड सेक्टर है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनवाइट किया गया था। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उसमें बढ़ावा दिया जा रहा था और उसकी वजह ये थी कि जो हमारे कंज्यूमर गुड्स की पैकेजिंग है उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू क्या आया वो ये कि जो एफर्ट था या फिर कह सकते हैं जो प्रॉफिट था वो डोमेस्टिक फर्म्स का बेसिकली ज़्यादा था। लेकिन वही वाली बात है कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में आपके आ जाता है तो वो आपके रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट करता है, साथ के साथ आपके प्रॉफिट्स को भी क्या कहते हैं एक तरह से अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इंडियन फर्म्स बेसिकली लॉस की सिचुएशन में आ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द स्टेट लेवल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड इन द इंडियन पॉलिटी। द स्टेट्स प्रोवाइड द लोकेशन, द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वर्क्स. They also extend increasingly these days a host of incentives to attract investment irrespective of their origin. State governments and the agencies are responsible for the numerous clearances, approvals and operating procedures.
It is this whole package of laws, systems and procedures and not the FDI policy as such which is considered by any far-sighted investor, and this is where India seems to lose out to other competing countries. इस पॉइंट में बेसिकली ये बोल रहा है कि जो हमारी स्टेट लेवल की पॉलिसीज या प्रोसीजर्स थी उनको यहाँ पे कंसिडर किया जाता था। एक तरह से कह सकते हैं कि स्टेट का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन था, ठीक, चाहे वो लोकेशन को लेके हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो और चाहे वर्क परफॉर्मेंस को लेके हो, ठीक है, अप्रूवल की बात हो, क्लियरेंस की बात हो, तो हर चीज में स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था। इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी एफडीआई पॉलिसी थी उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था, ठीक है, और हमको क्या लगता था कि जो एफडीआई पॉलिसी है इसकी वजह से हम आगे ग्रो नहीं कर पा रहे, लेकिन मेन वजह क्या थी कि जो स्टेट का इंटरवेंशन था, स्टेट की जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स थे उसकी वजह से इंडिया आगे ग्रो नहीं कर पाया और इसी की वजह से इंडिया दूसरी कंट्रीज से कम्पीट भी नहीं कर पाया था, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और आज का हमारा सेशन यहीं तक था। आपकी ये यूनिट भी आज फिनिश हो जाती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक भी प्रोवाइड करिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।